अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज और बात हो रही थी न्यूट्रलिटी की। और न्यूट्रलिटी ने ऐसी जड़ पकड़ी है कि लोग जानिबदार भी नज़र आ रहे हैं और गैर जानिबदार होने की यकीन दहानी भी करा रहे हैं। कौन न्यूट्रल है, कौन नहीं, और कहाँ कौन किसके पीछे खड़ा है, कौन किसके आगे खड़ा है और कौन एक पेज पर है। अब ये फैसला करना मुश्किल है कि फ़ौज हुकूमत के आगे खड़ी है या हुकूमत के पीछे खड़ी है या हुकूमत के साथ खड़ी है। आइन क्या कहता है? ज़ाहिर है आइन की तशरीह तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ही कर रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि जो हमारा एक फ़ाइनल इनिंग्स चल रही थी महाज आरई की अदम एतमाद की, उसमें कोई एक वोट या एक पॉइंट स्कोर किया है आज अपोजिशन ने और एक ही पॉइंट स्कोर किया है आज हुकूमत ने। अटॉर्नी जनरल साहब ने ये यकीन दहानी करा दी है कि वोट का हक बहरहाल हर किसी को होगा। और इस्लामाबाद में सूरत हाल, सिक्योरिटी सूरत हाल की बुनियाद पर वहाँ के सिक्योरिटी दारों ने कह दिया है कि रेड जोन करार दे दिया जाएगा पार्लियामेंट के एरिया को, और वहाँ पर कोई भी मार्च नहीं कर सकता, कोई जलसा जुलूस नहीं निकाल सकता, कोई धरना नहीं दे सकता। इसलिए अपने अपने धरनों को लेकर कहीं और जाइए, और उनको इसकी ऑल्टरनेट भी दे दिए गए हैं। साथ ही साथ आज जिस तरह से बाबर अवान साहब ने गुफ्तगू की है, तो लगता है कि एक आर्टिकल 63A1 जिसकी बुनियाद अदम एतमाद की बनती है, जिस पर काउंट कर रही है अपोजिशन, उसी को डिफाई कर रहे हैं बाबर अवान साहब 95-2 से। ज़रा सुनिए बाबर अवान साहब क्या फरमा रहे हैं। लोगों का ये ख्याल है कि जब तक वोट नहीं डाला जाएगा डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात है, सारा मीडिया यहाँ पे मौजूद है, डिस्कस होता है शाम को। आज जरा थोड़ा सा पढ़ के इसको हम डिस्कस करेंगे। मैं वकला महाज का मुकदमा आपको बता रहा हूँ। वकला महाज के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 63A की डेफिनेशन दी है कि वो है क्या, उसका एक्सटेंट क्या है, कोरोलरी क्या है और उसका एक्सटेंट क्या है। उसके मुताबिक पार्टी के सरबराह की डायरेक्शन, ये लफ्ज है, आइन में भी है, उस जजमेंट में भी है, फॉलो नहीं करेगा वो इस ग्राउंड पे वो शख्स डिफेक्टर समझ के डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इससे कता नज़र के असल फैसला क्या होना है, जो कि 24 को लाजब बेंच तश्कील दे दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये पार्लियामेंट में ही तय हो जाता तो बेहतर था, और पार्लियामेंट का झगड़ा पार्लियामेंट में ही हल होना चाहिए। मरियम साहिबा के बयान से ये तो लगता है कि कोई एक ऐसी कुव्वत तो है जो मीडिया भी मैनेज कर लेती है, नंबर भी पूरे करके दे देती है, लेकिन आखिर वो कुव्वत है कौन? और अगर वो कुव्वत वाकई न्यूट्रल हो गई है तो क्या उसको तशबीह देना किसी जानवर से सही है या नहीं? इससे हम ज़रा बहस में आगे आ गए हैं। ये कि ये न्यूट्रलिटी कायम रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि लंबी इनिंग्स लग रही हैं खेलेंगे। ये T20 नहीं है, ये सीरीज़ मैच है, अभी कुछ दिन और चलेगा, कुछ दिन और यही मुतज़लज़ल कैफियत रहेगी इस मुल्क में। इस्लामाबाद में सुना था कि पेशावर से ठंडी हवाएं आ रही हैं, और ये भी कि ये हम दूसरी तरफ ये भी सुन रहे थे कि पेशावर से मदद नहीं आ रही। लेकिन साथ ही साथ ये खदशात तो लाहक हैं कि क्या जो मेंबर्स हैं इस वक्त PTI के, जिनके जो उनके साथ सिंध हाउस में किया गया है, उसके बाद क्या वो खड़े रहेंगे? और अगर वो खड़े रहेंगे तो क्या वो ताहयात नाअहली फेस करेंगे? और अगर ऐसा नहीं है तो इस बुनियाद पर या तो इस शिक पर, जो हमारे शिक हमें ये हक देती है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस लेकर आएँ, फिर उस शिक को ही ख़त्म कर देना चाहिए। इस पर भी बात करेंगे आगे जाके प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले नैयर बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब। मैं सबसे पहला सवाल आपको यही एक दफ़ा फिर दोहरा देती हूँ कि वेरी क्विकली ये बता दीजिएगा कि आपको न्यूट्रलिटी ख़त्म होती दिखाई देती है, खदशात हैं कोई न्यूट्रलिटी के हवाले से, या आप कॉन्फिडेंट है कि अब न्यूट्रलिटी बरकरार रहेगी? शुक्रिया। प्राइमरीली जो पैरामीटर्स डिफाइंड हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट ऑर्गन्स के लिए, हम समझते हैं कि उन स्टेट ऑर्गन्स को विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उनमें काम करना चाहिए। और सो फार हम समझते हैं कि जो स्टेट मशीनरी है या स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किसी सियासी जमात के वो मुलाजिम नहीं है, वो रियासत के मुलाजिम हैं, और रियासत के मुलाजिम आइन और कानून के मुताबिक काम करते हैं, और हम समझते हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है। ये बता दीजिएगा कि एक बड़े जिम्मेदार, बुर्दबार और समझदार एंकर हैं, उन्होंने कोई एक ऐसी ट्वीट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हसास बात वो कर रहे हैं और बड़ी हिम्मत जमा करके कर रहे हैं, और ये भी कि जो वजह बुनियाद है इस वक्त ये जो सूरत हाल चल रही है आपके और यानी कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, उसकी असल वजह यह है कि वो गैर अलानिया ख्वाहिश है खान साहब की कि जो मखसूस शख्सियत हैं उनको जनरल बाजवा के जानशीन की हैसियत से तयनात किया जाए, और यही वजह मुफाहिमत भी बन सकती है। आपको ऐसे कोई खदशात लाहक हैं सर?
देखिए, इसके लिए भी प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं और तरीक़ाकार भी मौजूद है कि जिसके तहत किस तरह अपॉइंटमेंट की जा सकती है। एंड ऑब्वियसली प्रीवियसली भी जो इनका आपस में डिसएग्रीमेंट हुआ ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सरबराह किसी इदारे का, उसमें भी डिसएग्रीमेंट था और अल्टीमेटली वो रिजॉल्व हुआ। तो आर्मी एक्ट में जब अमेंडमेंट भी आ गई और वो ऑब्वियसली जो 3 नाम आएंगे उसमें से प्राइम मिनिस्टर चूज़ कर रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि ये जो अपॉइंटमेंट्स है इन अकॉर्डेंस विद द प्रैक्टिस प्रोसीजर और आइन के तहत होनी चाहिए। उसके लिए जो भी सूरत हाल है वो कौम के सामने है और जो पिछली दफ़ा एक्सटेंशन भी हुई है उसके रीज़न्स भी सामने आ गए थे। आया वो रीज़न्स आज मौजूद है एक्सटेंशन के लिए कि नहीं है, या आज सूरत हाल मुख्तलिफ है और एक नई फ्रेश अपॉइंटमेंट। वो तो आप बताएंगे ना नैयर साहब, इस वक्त कहाँ खड़े हैं आप? इस वक्त कहाँ खड़े? क्योंकि पहले तो आप अगेंस्ट खड़े थे, फिर भी 2/3 मेजोरिटी से ये आइन में तब्दीली हो गई थी ना, इसको हमने देखा है होते हुए। तो मैं ये कह रही हूँ कि इस वक्त आपके क्या तासुरात हैं? क्या एक्सटेंशन की वजूहात मौजूद है? देखें ना जी, एक तो सूरत हाल मुल्क की जो है वो सामने है, लेकिन इट इज प्री मेच्योर एट दिस स्टेज। मैं समझता हूँ ना, ठीक है सर, स्टिल द अपॉइंटमेंट हैज टू कम इन नवंबर, यू नो। ठीक है सर, अभी ये प्री मेच्योर है, तो जिनका काम है लेट देम डिसाइडेड। लेकिन सर अगर प्रीमैच्योर डिसीजन, मुल्क की प्रीमैच्योर सिचुएशन जो है सर, वो आपकी सिचुएशन तब्दील कर सकती है अगर उस पर कोई फैसला हो जाए तो, नहीं आपको नहीं लगता? आई डोंट थिंक सो। हम नहीं समझते कि इस किस्म की सूरत हाल होगी। जो 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 प्रेसिडेंट्स है, जो ट्रेडिशंस हैं और जो लॉ की रिक्वायरमेंट है, मैं समझता हूँ उसको पूरा होना चाहिए। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि इसके बावजूद अगर आप लोगों को शिकस्त हुई तो क्या आप लोग खान साहब को मान लेंगे कि कप्तान वाकई कप्तान है और उसके साथ पाकिस्तान की शान आन और उसी के हाथ में कमान है? इंशाल्लाह हमें कोई शिकस्त नहीं होगी। अच्छा ठीक है। जो जॉइंट अपोजिशन की क़यादत है वो बुखलाई हुई नहीं है। अच्छा। जो प्राइम मिनिस्टर है उसके कैबिनेट मेंबर्स हैं, बुखलाए हुए तो वो हैं, और जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह वो डेस्परेशन नज़र आती है उनके, और जिस तरह उन्होंने अपने 14 बंदों को शो का नोटिस दिए हैं, तो मीनिंग देयर बाय कि वो अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर गए, और अगर वो 14 चले जाए तो दे कम टू 164, और अगर जो अलाइज चले जाए तो ये ड्रॉप डाउन राउंड तकरीबन आ जाएगा 137 पे। तो उनके पास तो वो मेजॉरिटी नहीं है, और अभी एट द प्रेजेंट ऑल्सो कि जब 178 से 14 माइनस कर दे तो रिक्वायर्ड नंबर 172 का तो उनको अवेलेबल ही नहीं है, तो ही इज नो मोर प्राइम मिनिस्टर। अच्छा सर, ये कोई कैबिनेट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है सर, ये बता दीजिएगा कि ये बात तो हो रही है कि ये 14 मेंबर्स हैं, फिर कहा जाता है कि 8-9 और भी हैं, फिर अब हमने ये भी देख रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब इज ऑल्सो हैविंग अ चेंज ऑफ हार्ट। कहा जा रहा है कि वो भी यू टर्न ले सकते हैं, तो वो खान साहब के दोस्त थी तो शायद वो यू टर्न ले सकते हैं, तो इससे आपको धचका पड़ेगा। लेकिन आज मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने कहा है कि हमारे पास तो काबीना के भी मेंबर्स हैं। कितने हैं काबीना के मेंबर्स आपके पास सर? हमने अर्लियर बात कहा था कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है जो पीटीआई के मेंबर्स की, वो इन बिटवीन 20 to 25 है, और 3 मेंबर्स उसमें हैं। अभी भी कुछ मेंबर्स, इवन के कैबिनेट मेंबर्स भी, वो मुख्तलिफ पार्टीज की लीडरशिप को जो अपोजिशन में उनसे वो रब्ता करना चाहते हैं और रब्ता करते भी हैं कि दे वांट टू स्विच ओवर, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आने वाले इंतखाबात में कि वो इनके साथ सिंक कर जाए। ऑब्वियसली वो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, उसके लिए वो एट लिबर्टी है कि वो किस जमात में जाते हैं। लिबर्टी तो है, लेकिन कितने हैं काबीना के मेंबर्स, कोई अंदाजन? क्योंकि अगर आप 25 कह रहे हैं तो 14 तो हमारे सामने आ गए। क्या 9 हैं काबीना के मेंबर्स, 3 हैं, 6 हैं, कितने हैं काबीना के मेंबर्स, और क्या वो अभी भी सिटिंग काबीना का हिस्सा हैं और खान साहब के सामने हैं? मैं यह कर दूं कि हमने कहा कि 2 दर्जन 25 लोग हमारे पास हैं, उसमें मेंबर्स भी, कैबिनेट के मेंबर्स भी हैं, और वो जो मुस्तफ़ा ने कहा कि उसने बता दिया आपको 3 मेंबर्स हैं, और हम समझते हैं कि ये नंबर इंक्रीज भी हो सकता है। अच्छा, ये सिंध हाउस के अलावा भी हैं, मतलब सिंध हाउस में जो 14 थे उनके अलावा भी कई और मकामात पर हैं? आप देखें कि जब ये इनकी कश्ती डूब रही होगी तो बहुत सारे लोग छलांगे लगाएंगे उससे।
सर ये अगर किश्ती डूबने से जो सुराख ये कर रहे हैं किश्ती में, उससे तो मुमकिन है कि पानी अंदर ही आ जाए, डूबने की नौबत ना आए। हाँ, पानी अंदर आएगा तो किश्ती डूबेगी ना। अच्छा, नहीं लेकिन वो पानी फिर अंदर किश्ती के सबको ले अंदर आ डूबेगी जाएगा ना तो फिर सर, तो डूबेगी। फिर बचेंगे कैसे? सभी डूबेंगे फिर तो फिर तो सभी को जंप करना पड़ेगा। फिर वो अगर जंप कर जाएंगे तो वो बचेंगे। अच्छा, ठीक हो गया। जब वो जंप करेंगे तो फिर तो वो बचेंगे ना, वो साथ रहेंगे तो फिर डूबेंगे ना। अच्छा, साथ रहेंगे तो डूबेंगे, लेकिन सर अगर, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा सर ये बताइएगा कि क्योंकि बात हो रही है, क्योंकि राजा रियाज साहब ने कहा कि वो फैसलाबाद से PMLN के टिकट पे लड़ेंगे, फिर नवाब शेर वसीर साहब भी हैं, पिछली दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से वोट लिया था, आज भी फवाद चौधरी साहब का, हमाद अजहर साहब का, तमाम PTI के अरकान का यही मानना है कि उनको बल्ले के निशान पर वोट मिला है, इमरान खान के नाम पर वोट मिला है। अब जाहिर है कि पार्टी के अपने लोग भी होते हैं जिनको अकोमोडेट करना है, जाहिर है आपके साथ उन्होंने 4 साल, पौने 4 साल कुर्बानियां दी हैं। ये नून लीग का भी डायलेमा है, ये आप लोगों का भी डायलेमा हो सकता है। क्या आप लोग अपने आप को ऐसे थिक सूप में देख रहे हैं कहीं कि आपको अपने पुराने लोगों को इनकार करना पड़ जाए, टिकट उनसे लेके इनको देनी पड़ जाए, और क्या आपको फिर जीत की मुमकिना नजर आती है कोई निशानात? देखिए, जब वो ओकेजन अराइज करेगी ना, वी विल टेक द डिसीजन एट दैट टाइम, ओके, एंड वी नीड नॉट टू अनाउंस अर्लियर डिसीजन। ऑब्वियसली जो उनको छोड़ के आ गए हैं वो अपनी अकोमोडेशन तो चाहते हैं अपोजिशन की जमातों में, और अपोजिशन की जमातें उनको कंसिडर तो करेंगी कि दे आर इलेक्टेबल्स। जब इन्होंने इलेक्टेबल्स लिए 2018 में, उस वक्त कोई इतराज़ नहीं था। आज इनको इतराज़ हो रहा है कि आप इलेक्टेबल्स क्यों ले रहे हैं। सर लेकिन पैसे ऑफर किए हैं पीपल्स पार्टी ने। सर इसको तो आप डिनाई कर दें कि पीपल्स पार्टी ने पैसे ऑफर किए हैं। कहा जा रहा है ये एक कप चाय भी नहीं हमने पिलाया, लेकिन संध हाउस में रखा नहीं। हाँ। देखिए, कत्ल नहीं, कोई पैसे ऑफर नहीं किए हैं। अगर इनके पास सबूत है तो कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाएं, अगर इनके पास कोई सबूत है तो इलेक्शन कमीशन में चले जाएं, लेकिन इनके पास कोई सबूत, ये ज़ुबानी बातें कर, ये देखें जिस अंदाज से गुफ्तगू और आज जिस गंदी और गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की इनके एक एडवाइज़र ने, आप उसको ज़रा सुन लें। ये इनके मनसब का ये जो है, इसका तकाजा ये नहीं है कि इस किस्म की गुफ्तगू की। प्राइम मिनिस्टर कैसी गुफ्तगू करता है, उसका एडवाइज़र कैसी गुफ्तगू करता है, और उसके कैबिनेट मेंबर्स कैसी गुफ्तगू करते हैं। ये गालम गलोच पे आए हुए हैं, तो गालम गलोच पे वो आता है जिसको शिकस्त नज़र आती है। इनकी शिकस्त जो है ना, इनके सामने इनकी दीवार पे लिखी हुई है। सर आपको ये लगता है कि कितनी अक्सरियत ला सकते हैं आप अगर अदम एतमाद कामयाब होता है तो? व्हाट इज़ द नंबर दैट यू आर सीइंग? क्योंकि 172 हमने 200 क्रॉस हो जाएगा ये भी सुना है, लेकिन आप अगर लगता है कि आपको लीड मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो एक एक वोट काउंट करता है, व्हाट इज़ योर रियलिस्टिक फिगर? 172 से कितने ऊपर जा सकते हैं आप ऑपोजिशन यानी कि? We would be around 200. 200 and you're confident कि ये be around 200. अच्छा सर, और अगर इस We are confident. अच्छा, लेकिन इस असना में अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी रूलिंग दे दी, या कोई जिस तरह वो कह रहे हैं 95(2) आर्टिकल जो है वो कहता है कि जी आप एक इनफरादी शख्स को ये हक हासिल नहीं है कि वो वोट दे सके या उसका वोट काउंट करे। और आपने पिछले प्रोग्राम में, मुझे याद है कि आप ही ने समझाया भी था और बिल्कुल सही समझाया था, 63A1 क्या कहता है कि जब तक आप वो अमल कर नहीं लेते आपके खिलाफ कोई एक्शन हो नहीं सकता। उसके बाद एक्शन का भी जाहिर है कि कुछ टाइम पीरियड है। मगर ये जो आज बाबर अवान साहब कोई कंफ्यूजिंग गुफ्तगू कर रहे हैं, जाहिर है वो समझते हैं कि वो ठीक है, उनके पास कोई कानूनी समझ बूझ तो है। आप समझते हैं वो बिल्कुल ही कोई हवा में फायरिंग कर रहे हैं या कोई बात हो सकती है? वो बिल्कुल हवा में फायरिंग कर रहे हैं। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि जो लीगल टीम है PTI की, वो मिसलीड कर रही है उनको, वो ऐसे ही मिसलीड कर रही है। और उनकी कंपिटेंस आप देख लें कि जब आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट थी तो 6 मरतबा उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते थे ये क्या लिख के ले आए हो। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आर्टिकल 63A जो है उसकी 3 क्लॉसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 63 के क्लॉज 3, 4 और 5। और जब 5 पे आप आएंगे उसमें कई डिस्क्वालिफिकेशन यूज नहीं है। ही वुड बी ceased to become a member, he would be ceased to be member। इसको ज़रा गौर से आप पढ़ लें जी 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 कि ये जो है 63 की क्लॉज जो है जी 5 जी 4 जो है जी, इसको भी देख लें। Where the election commission confirms the declaration, the member referred to in clause 1 shall cease to be member of a house and his seat shall become vacant. There is no mention of disqualification.
ये Okay. कौम को गुमराह कर रहे इस किस्म के बयान दे के डिस्क्वालिफिकेशन है। और nobody can rewrite the constitution. It is only the parliament which can amend the constitution, और वो additional subtraction parliament कर सकती है। None else in Pakistan can rewrite the constitution. ये कहाँ से गुफ्तगू कर रहे हैं, हवा में बातें कर रहे हैं। ये जो आर्टिकल मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, आप खोल के देख लें कि आर्टिकल 63A सब आर्टिकल 4 जो है वो क्या कहता है, द वर्ड इज यूज सीज टू, ही विल बी नो मोर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, और उसकी सीट वेकेंट हो जाएगी। उसमें कहीं नहीं लिखा कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये कहाँ से डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं? और सर ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन, सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहे, वो ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये ताहयात इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। वो देखिए जी, वो अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ना। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज कि एक तो राइट ऑफ वोट की बात की थी, वो जो बार काउंसिल का वकील था, ही वाज रेफरिंग टू आर्टिकल 17, उस कंटेक्स्ट में बात थी। वो 63A के कंटेक्स्ट में बात नहीं थी। वन थिंग कि जिसको इजलास बुलाया जा रहा, डिस्क्वालिफिकेशन ऑलरेडी इनुमरेटेड है इन आर्टिकल 63, वो पूरी है। उसमें कोई एडिशन करना चाहते हैं, दे नीड एन अमेंडमेंट। तो मैंने जो पर्टिकुलर क्लॉज है उस आर्टिकल की, मैंने पढ़ के सुना दी। जी तो वहां पे लफ्ज है कि विल बी सीज्ड टू बी अ मेंबर, सीज्ड टू बी, हां ठीक है, एंड द सीट विल बी वेकेंट। ये तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट। तो सर ये क्वेश्चन ऑफ इट, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट, लेकिन वो फिर सर वो चले जाते हैं अदलिया के पास, फिर उनको लार्जर बेंच भी तश्कील होगा, फिर इसकी इंटरप्रिटेशन भी होगी, फिर ये तमाम चीजें चलेंगी ना सर। कोई इसको मान तो नहीं रहा इन लेटर एंड स्पिरिट। सर हाँ जी, इसमें सना, हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट can interpret the provisions of the constitution. yes, They cannot rewrite the constitution, and they cannot dictate. they cannot rewrite the constitution. Interpret तो करेंगे। और secondly आज उन्होंने कहा कि जो भी हम डिसाइड करेंगे, it would not be affecting the present process. जो present process जो शुरू है नो कॉन्फिडेंस का, उस पर इफेक्ट नहीं करेगा। यह भी उनकी ऑब्जर्वेशन है। अच्छा नईर साहब, ये फरमा दीजिएगा कि बौखलाहट का शिकार लगता है कि है हुकूमत, लेकिन उनके पास जाहिर है जहांगीर खान तरीन साहब का अगर चेंज ऑफ हार्ट हो जाता है तो दैट इज अ बिग प्लस फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और जाहिर है कि ये जो तारीख देने में स्पीकर ने देर की है, तो जाहिर है दैट ट्राइंग टू बाय टाइम ताकि वो लोगों को मना सकें। ये भी कहा जा रहा है कि बुज़दार साहब का एग्जिट तो पक्का हो गया है, कोई ना कोई डिसीजन रीच हो जाएगी। आपको वो धचका लगता है कि ये शायद पंजाब में ये मामला हो जाए तो शायद इसका इफेक्ट जो है अदम एतमाद के वोट पर भी आए? नहीं, इनके दिन गिने जाग चुके हैं। जिन मेंबर्स को ये वापस लाना चाहते हैं जी, जिनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस किस्म की उनको गालियां दे रहे हैं, आया वो लोग वापस आएंगे इनके पास? सर अगर वो फैसला करते हैं कि वो वापस नहीं आ रहे, और जिनको एंड इफ दे एब्सटेन टू वोट, तो फिर भी तो एडवांटेज खान साहब का है ना? नहीं, इफ दे एब्सटेन आल्सो, तो फिर हाउ विल ही प्रूव हिज मेजॉरिटी? सर वो लोग खड़े हो जाएंगे ना, तो आपके पास अगर ये अपनी मेजॉरिटी कैसे प्रूव करे? अच्छा, इनके पास भी लोग नहीं होंगे। ठीक हो गया सर, आई अंडरस्टैंड। जी ठीक है। अच्छा सर लास्टली बता दीजिएगा से आएंगे। हाँ जी सर, ठीक हो गया सर ठीक है। सर अब मुझे बता दें, जहांगीर खान तरीन साहब यू टर्न लेंगे कि नहीं? येस और नो, सिंपल आंसर। आपकी क्या गट फीलिंग है? आई डोंट थिंक सो। मैं नहीं समझता। अच्छा, मैं नहीं समझता जहांगीर खान तरीन या उनके जो मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के, वो यू टर्न लेंगे। ठीक हो, उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है, उन्होंने अपने मुस्तकबिल का फैसला कर लिया है। ठीक है। अच्छा सर लास्ट क्वेश्चन मुझे प्लीज, आई नो नैयर साहब मैंने आपको बहुत टाइम ले लिया, लेकिन आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा, क्योंकि जब ये अदम एतमाद की बात शुरू हुई थी तो ये मुमकिन था कि स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद आ सकता है, और सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ भी आ सकता है, और इमरान खान साहब के एज सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी आ सकता है। तो आज जब आप देखते हैं कि स्पीकर जानिबदार है, तो आप कहीं सोचते हैं आप ऑपोजिशन वाले कि शायद हम अगर स्पीकर के खिलाफ ही ले आए होते और उसको हमने टारगेट कर लिया होता तो ये मामला ना इस तरह से चलता? या आपको लगता है कि इट वाज अ गुड डिसीजन, राइट डिसीजन? नो, हम ये समझते हैं कि स्पीकर को उसके पास कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटीज नहीं होती है। एग्जेक्टिव अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के पास है, उसकी कैबिनेट के पास है। तो हम तो इस गवर्नमेंट से निजात हासिल करना चाहते थे, लेकिन अब जो कंडक्ट है स्पीकर का, जिस तरह उसने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट किया है, उसके बारे में बिल्कुल हम गौर करेंगे कि हम किस फोरम के उनके खिलाफ जाते हैं। सेकेंडली,
जब तक ये मोशन जो मूव हो चुका है नो कॉन्फिडेंस का, ये कंक्लूड नहीं हो जाता टिल सच टाइम, वो तो ही कांट बी रिमूव्ड। तो इसलिए दिस इज अ लीगल रिक्वायरमेंट कि जब ये कंक्लूड हो जाएगा, ऑब्वियसली हम बिल्कुल गौर करेंगे कि इनको रिमूव करें या इनके खिलाफ नहीं, वो तो आप गौर करेंगे, लेकिन कहीं ये सोच आती है, कहीं ये सोच आती है कि काश कि हमने स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद ले आए होते पहले। नो 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 नहीं, वो इसलिए हम समझते हैं कि हम चीफ एग्जीक्यूटिव जैसे जो बैसाखियों पे खड़ा था, हम इससे निजात चाहते थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊं सना, जी सर, कि जो डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, हम क्यों नया प्राइम मिनिस्टर लाना चाहते हैं, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों लाना चाहते हैं। उसका एक रीज़न था कि जब हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा तो वो एडवाइस करेगा डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली की, नए इंतखाबात की। राइट। और ये अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि हम नए इंतखाबात कराना चाहते हैं। जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था उसने असेंबली तो डिसॉल्व नहीं करनी थी, और वो 58(2)B अब कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। इसलिए हम समझते थे कि इस प्राइम मिनिस्टर को रिमूव किया जाए, उसकी जगह नया प्राइम मिनिस्टर आए, और जो रिफॉर्म्स हमने करनी है वो करके हम एडवाइस करें कि असेंबलीज को डिसॉल्व किया जाए, फ्रेश मैंडेट हासिल किया जाए। तो दैट वाज द रीजन को हमारी रिक्वायरमेंट। सर, अगर अदम एतमाद डजंट गो एज प्लान्ड फॉर द ऑपोजिशन, सॉरी ये सवाल मेरे दिमाग में आ गया तो मैं आपका एक सवाल और सर ऐड कर रही हूं कि मुझे ये बता दीजिएगा कि आप लोगों के पास कोई बैकअप प्लान है क्या? कहीं कोई इस्तीफों का मामला हो सकता है, कहीं आप लोग अपने असेंबली से इस्तीफे दे सकते हैं अगर अदम एतमाद नहीं जाती जैसे कि आपने उसको फोर्सी किया है? कहीं बैकअप प्लान है कोई? देखिए, ये जब ऐसी सिचुएशन अराइज करेगी ना, एट दैट टाइम आर जॉइंट जो अपोजिशन की लीडरशिप है वो डिसाइड करेगी। लेकिन हम बड़े मुतमईन हैं, हमें एतमाद है अपने मेंबर्स पे भी, हमें उन मेंबर्स पे भी एतमाद है कि जो पीटीआई को छोड़ के आ चुके हैं। इसलिए वी आर होपफुल कि हमारे पास नंबर इतना है कि हम इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो मोशन जो है वो हाउस से अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 6 का इतलाक होना चाहिए असद कैसर साहब के हवाले से, क्योंकि आज तो ये अटॉर्नी जनरल साहब ने कह दिया कि पहले जिन पे आर्टिकल 6 लगाया था उन पे तो कुछ कार्रवाई कर लें। उन पे कार्रवाई ये हुकूमतें कर रही है, मैंने करनी है। सर, आप हुकूमत में आएंगे तो करेंगे क्या? जनरल से पूछे सर, क्या असद कैसर साहब की गर्दन पतली है? तो क्यों? फिर देखेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, इस अटॉर्नी जनरल से पूछे कि लॉ अफसर तुम इस गवर्नमेंट के, तुम क्यों नहीं एडवाइस करते हो उनको? ठीक है सर, मैं अटॉर्नी जनरल मिलकर जरूर बेनिफिट लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नैयर बुखारी साहब, थैंक यू सो मच। आप हमेशा बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, थैंक यू सो मच। आपने निशानदेही भी की, हमें राह भी दिखाई, और हमें ये भी बताया कि आपको कितना एतमाद है अपने इत्तेहादियों पर भी और बाकी लोगों पर भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टूट कर आ रहे हैं। लेकिन ये टूट फूट का शिकार कहाँ लेके जाएगा, और इमरान खान साहब का क्या वाकई वक्त आ गया है गेम ओवर और नॉट? ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद है जी जनरल सेक्रेटरी PMLN एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, आई होप दैट वी विल बी एबल टू कैच यू, क्योंकि आपकी बैटरी भी लो है। तो वेरी वेरी क्विकली ये बता दीजिएगा कि बात हो रही है न्यूट्रलिटी की, अब वो क्या उसकी तशरीह इमरान खान साहब ने की, उससे हट कर अगर हम देखते हैं तो कितना आपको यकीन है कि ये कायम रहेगी न्यूट्रलिटी? क्योंकि आपको पता है कि एक बहुत जिम्मेदार सहाफ़ी हैं जिन्होंने बड़ी हिम्मत करके ये ट्वीट भी किया है कि मुफाहमत के चांसेस रोशन हैं। अगर तो ये सोच लें खान साहब अपना जो गैर एलानिया फ़ैसला है जानशीन को चीफ बनाने का, तो शायद मामलात ठीक हो जाएं। आपको लगता है मुफाहमत हो सकती है? देखिए, मैं नहीं समझता कि आप कोई मुफाहमत की बुनियाद बाकी रह गई है। हमारा जो तहरीक अदम एतमाद का फैसला है वो खान साहब के किसी एक फैसले के साथ नथी नहीं है कि वो क्या तकर्री करेंगे। पिछले 4 सालों में जिस तरीके से खान साहब ने पाकिस्तान की मईशत को हैंडल किया है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को हैंडल किया है, पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम को हैंडल किया और पाकिस्तान की जमहूरियत और आइन को हैंडल किया है, हम समझते हैं कि अब अगर ये मजीद इस नाअहली के साथ बरकरार रहे तो मुल्क की मईशत एक ऐसे दलदल में धंस जाएगी जिससे 1.25 साल के बाद शायद कोई निकालने का सोचे भी ना, और ना कोई हिम्मत करे, और कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं होगा। इतने मसाइल बढ़ चुके होंगे। तो इसलिए अब इस वक्त जो खतरा है वो इस नाअहली को
हम क्या मजीद मौका दे सकते हैं या फौरी तौर पे इकबाल साहब, इससे लेकिन निजात बसत एहतराम ये गुफ्तगू आपने हर बिल से, मिनी बजट से पहले, बजट से पहले, स्टेट बैंक के मामले में पहले, ये सब गुफ्तगू हम सुन चुके हैं और हमेशा अददी अक्सरियत होने के बावजूद बिल्स नहीं आप लोग रोक सके। तो ये कैसे मान लें कि अदम एतमाद आप लोग तहरीक लाने में कामयाब? देखिए, इससे कबल हमारे पास अददी अक्सरियत नहीं थी, ऑपोजिशन के पास वही तादाद थी जो उसकी अपनी ताकत थी। अब इस हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं उनका दबाव अवाम के जो रद्द अमल के नतीजे में ऐसा है कि खुद हुकूमत के अंदर उसके इत्तेहाद में तोड़ फोड़ हो रही है। हुकूमत के अपने अराकीन खुलकर उसके खिलाफ पहली दफा आके खड़े हो गए हैं। हुकूमत के इत्तेहादी भी उसकी हमायत करने से सरेआम हिचकिचा रहे हैं और इस बात का गालिब इम्कान है कि वो हुकूमत की इन पॉलिसीज को डिफेंड नहीं कर सकेंगे। तो ये पहला मौका है कि जब हम ये देख सकते हैं कि एक अक्सरियत की तायीद हुकूमत ऐवान में खो बैठी है और इसीलिए हमने तहरीक अदम एतमाद दायर की है। ठीक है, ऐसे इकबाल साहब, क्या आपको लगता है व्हाट विल बी द फिगर? मतलब क्योंकि मैंने नैयर बुखारी साहब से भी यही पूछा था, व्हाट इज द फिगर दैट यू एक्सपेक्ट? क्योंकि ये 14 एमएनएस की बात हो रही थी, वो हमारे सामने आ गए, उनके साथ सिंध हाउस में जो हुई तूफान बदतमीजी मचा वो भी हमने देख लिया। अब वो कहते हैं और मकामात पर भी लोग हैं। आज मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने 3 काबीना के मेंबर्स की बात भी कर दी है, लेकिन साथ ही साथ, सॉरी मेरा सवाल लंबा है, लेकिन जहांगीर खान तरीन साहब इज मे बी हैविंग एन आफ्टर थॉट। आपको क्या लगता है, इससे कोई धचका लग सकता है ऑपोजिशन के अदम एतमाद की तहरीक कॉन्फ्रेंस? इस वक्त तकरीबन 20 के करीब खुद हुकूमत के अपने अराकीन हैं जो हुकूमत की पॉलिसी से इख्तलाफ कर चुके हैं और तकरीबन 17 से 20 के करीब ही हुकूमत के इत्तेहादी हैं जो अभी फैसला हतमी तौर पे नहीं कर पाए, लेकिन तकरीबन वो हुकूमत से और उनकी पॉलिसियों से नाला ही नजर आते हैं। और अगर ये हुकूमत के इत्तेहादी भी अगले चंद रोज में अपना फैसला कर लेंगे तो मुझे लगता है कि 190 से 200 के दरमियान हुकूमत के खिलाफ ये तहरीक अदम एतमाद की तायीद में वोट आ सकते हैं। ठीक है सर, ये आर्टिकल 63(4) जो है, अभी नैयर साहब ने हमें कोट करके भी बताया कि द सीट लाइज वेकेंट इन द केस ऑफ द फैक्ट कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए जब वो वोट डाल दें तो अमल के बाद। अब इसके ऊपर हम बात सुन रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ वाला मामला हो जाए ता हयात ना अहली। तो सर ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या आर्टिकल 95 को ही उड़ा दें, फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही ना हो? आपने सरा साहब बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, ये हुकूमत सिर्फ एक डरावे के तौर पे हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। आइन की पोजीशन ये है कि अगर आप हुकूमत का मौकफ सही तस्लीम कर लें तो आपको आर्टिकल 95 जो तहरीक अदम एतमाद का उसे आइन से खारिज करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है हुकूमत के मौकफ के मुताबिक कि अगर कोई वजीर आजम एक दफा एतमाद का वोट ले लेता है तो वो एक डिक्टेटर बन के 5 साल बैठा रहेगा, उसके खिलाफ अदम एतमाद नहीं हो सकता। देखिए, अदम एतमाद तो वो करेगा जिसने पहले एतमाद का वोट दिया हुआ है, वरना ऑपोजिशन तो हमेशा से अदम एतमाद करके बैठी होती है। लेकिन आइन के अंदर जो डी-सीट करने की शर्त है वो एक कदगन इसलिए लगाई गई कि अगर जो शिकायत थी कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है तो एक सीरियस उस पे क्वालिफायर लगाया गया कि अगर कोई मेंबर बड़ा स्ट्रांगली फील करता है कि उसे पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ वोट देना है, ये उसका हक है, वो वोट दे सकता है, लेकिन उसके बाद फिर वो इस्तीफा दे या डी-सीट होके दोबारा इलेक्शन लड़के असेंबली में आ सकता है। तो ये एक जिसे कह लीजिए कि प्रोवाइजो स्ट्रांग लगाया है ताकि किसी किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग ना हो और कोई बहुत स्ट्रांगली फील करता है वो दे, लेकिन किसी मेंबर असेंबली के ऊपर ये हतमी पाबंदी नहीं है कि उसने हर हाल में हुकूमत के एतमाद के साथ ही वोट देना है, क्योंकि अगर ऐसा वो करने पे पाबंद हो तो फिर तहरीक अदम एतमाद का चैप्टर ही फाड़ देना चाहिए। जी ठीक है सर, एक बात बता दीजिएगा, क्योंकि मिस हैंडलिंग की बात आप कर रहे थे, तो मिस हैंडल तो मामला आपकी तरफ भी हो सकते हैं अगर ये एतमाद आपके ऊपर इजहार कर रहे हैं राजा रियाज साहब, नवाब शेर वसीर साहब, और ये कह रहे हैं कि ये नून लीग के टिकट से लड़ेंगे, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से जीते हुए हैं, बल्ले के निशान से जीते हुए हैं, इमरान खान से जीते हुए हैं, तो सर ये मतलब आपके अपने लोग नाराज नहीं हो जाएंगे फैसलाबाद में अगर आप इनको टिकट? इस वक्त सूरत यह है कि पूरी कौम का हमसे एक ही तकाजा था कि हमें इस हुकूमत से जो नहायत जालिम है, जिसने महंगाई तोड़ी है, जिसने मुल्क को बर्बाद कर दिया, एक आम आदमी का जीना महाल कर दिया है, इसे आप हमें हर कीमत पे निजात दिलाएं। और लिहाजा हमारे जो वर्कर्स हैं और जो पार्टी का स्ट्रक्चर है, अगर हम बिल्कुल
इसको एक फ्लड गेट खोल दें, तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि कल सुबह से पहले तहरीक इंसाफ खाली हो जाएगी और सारे मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएंगे। लेकिन हमने भी सिलेक्टिवली कि जहां पर हम मुकामी क़यादत को एतमाद में लेकर, और हमारे कारकुन समझते हैं कि जब इतना बड़ा हम मुल्क के अंदर एक जालिम हुकूमत को, नाअहल हुकूमत को घर भेज रहे हैं, तो उसमें कुछ हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो ये एक कीमत है जो मुल्क को इस जुल्म से और नाअहली से और करप्शन से और महंगाई से निजात दिलाने के लिए हमें अदा करनी सर, पड़ेगी। दैट्स अ मैसेज टू योर ओन मेंबर्स आई थिंक। ओके सर, लास्ट सवाल आपसे पूछूं, देन यू कैन गो। अब मुझे पता है आप रास्ते में ही हैं कहीं, लेकिन जरा बिफोर आई लूज यू, स्पीकर के हवाले से आर्टिकल 6 का इतलाक आप चाहते हैं, लेकिन गैर जानिबदार वो थे, शुरू से ही थे। आपको कहीं फील होता है एज, मतलब मैंने नैयर बुखारी साहब से भी ये सवाल किया था कि एज एन आफ्टर थॉट आपको ये फील होता है कि अदम एतमाद पहले स्पीकर के खिलाफ ले आते तो शायद हालात ये ना होते? देखिए, वो ये बात तो पार्टी की लीडरशिप ने और अपोजिशन की लीडरशिप ने डिस्कस की थी, ये तजवीज ज़ेर गौर थी, लेकिन सबका ये ख्याल था कि जो हमें उस ईंट को अटैक करना चाहिए कि जिसको निकालने से पूरी इमारत गिरती है। अगर हम स्पीकर की तरफ पहले जाते तो इसमें पहले एक दफा स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद, फिर स्पीकर का इलेक्शन, फिर उसके बाद वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद, ये 3 दफा का एक अमल था। और इस दौरान वजीर आजम बदस्तूर मौजूद रहते, वो हुकूमत की मशीनरी को इस्तेमाल करते, इंतकामी कार्रवाइयां करते। तो इसलिए सबका यही फैसला था कि हमें उसी ओहदे को निशाना बनाना चाहिए कि जो इस तमाम मुसीबत की बुनियाद है। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ पर हम एक वक्फा लेने जा रहे हैं। वक्फे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जानने की कोशिश करेंगे कि बाबर अवान साहब ने अगर ये हवाई फायरिंग नहीं की और वाकई अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि इनफरादी वोट काउंट नहीं होगा और पार्टी के खिलाफ आप नहीं जा सकते, और ये ताहयात नाअहली का मामला नवाज शरीफ से शुरू होकर आज अपने अरकान पर आ गए, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र ही नहीं है। बात करते हैं वक्फे के बाद। मामला है अदम एतमाद का और बहुत ही एतराज़ात उठे, न्यूट्रलिटी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठी, उसके अलावा हमने देखा कि आइनी शिकों की तशरीह उठी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की एक वजह उठी। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद हमारे जो गुफ्तगू हुई है, 2 सीनियर जमातें जो इस वक्त अपोजिशन में हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो दोनों ही एतमाद में हैं कि उनका अदम एतमाद कामयाब होगा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आफ्ताब जहांगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। इस सब कुछ के बावजूद के लोटोक्रेसी है, बिक गए, ज़मीर फरोश हैं, जो भी सर आप कह लें, इसके बावजूद आपके MNAs वापस आने को तैयार दिखाई नहीं देते। अगर उनको ताहयात नाअहली का भी अगर आप कह रहे हैं, जो कि जिसका जिक्र ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो एक्चुअली में सर ये सिर्फ उनको धमकाया जा रहा है या आप घबरा गए? बहुत शुक्रिया सना कि आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का। थैंक यू सर। देखिए जी, ना तो हम घबराए हुए हैं ना हम उनको धमका रहे हैं, हम तो उन्हें ये बताना चाह रहे हैं कि जी आपने एक तो अहद की वो खिलाफ वर्जी की। आपने जब टिकट लिया पीटीआई के निशान पर आपने इलेक्शन लड़ा, तो आपको बिल्कुल हक हासिल है कि आप हमसे एतराज करते हुए आप जाते अपने अवाम की अदालत में और कहते कि जी आप पीटीआई जो है हमारी तक़वात पे पूरी नहीं उतरी, तो हम उससे रिजाइन करके दोबारा आपके पास आ रहे हैं, और आप अगर कहते हैं तो हम दोबारा इलेक्शन लड़ लेते हैं। अगर वो कहेंगे जी आप पीटीआई की बजाय नून लीग का टिकट ले लें, जैसे कि राजा रियाज बोल रहा है कि मुझे नून लीग की टिकट ने ऑफर की है, नून लीग ने इसी तरह के पीपल्स पार्टी का टिकट लेके ये आजाद लड़के आप आते और फिर जो फैसला करते आपको इसका हक हासिल है। लेकिन अब इसका आपको हक हासिल नहीं है। मैं अभी जो है सना मैं जस्टिस वजीउद्दीन साहब को एक चैनल पे सुन रहा था समा के ऊपर, और उन्होंने ये बात एक बात कही कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल वोट डालने का हक हासिल होगा उनको, लेकिन वो वोट जो है वो चैलेंज वोट के तौर पर एक तरफ रख दिए जाएंगे, काउंट नहीं होंगे। ये अभी जस्टिस वजीउद्दीन साहब है, और उसके बाद जो उसका प्रोसीजर होगा, फिर जो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। वजीउद्दीन साहब से अगर आप मंसूब कर रहे हैं कुछ, तो उन्होंने तो बहुत कुछ कहा है, वो सारी चीजें करेक्ट मान लें क्या? सर वो तो मैं तो हर चीज उनकी करेक्ट मानूंगा, लेकिन अभी तो क्योंकि बात अदालती हो रही है, बात कानून की हो रही है, तो उस बात पर मैं आपको कह रहा हूँ कि जी उन्होंने कहा है। ठीक है। उसके बाद ये कि अगर आपने ये 63 अभी आप जो सुन रहे थे एहसन इकबाल साहब को,
63A का मतलब क्या है कि अगर आपने एक हल्फ लिया, आपने ये हल्फ उठाया पीटीआई के साथ कि मैं पीटीआई का वफादार रहूंगा, और उसकी बुनियाद पर आपने इलेक्शन लड़ा, और फिर आप असेंबली गए, वहां भी आपने हल्फ उठाया कि मैं आइन और कानून की पासदारी करूंगा। फिर आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मोअज़्ज़िज़ जज ने कहा कि ये इख्तियार सिर्फ पार्टी सरबराह को है, इंडिविजुअल को इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी को वोट डालने का। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसकी निशानदेही होगी, तो उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि जब आइन के अंदर कोई चीज कोई वाजे ना हो तो फिर कोर्ट इसका, सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगा कि इनको। अच्छा जहांगीर साहब, एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, मैं आपसे पूछने की जसारत करूंगी, क्योंकि ये हम बात करते हैं अवाम के पास जाते हैं, अवाम के पास जाते हैं, आप ये क्यों नहीं समझते कि अवाम की अदालत तो पार्लियामेंट भी है, पार्लियामेंट में जो लोग आते हैं उनको अवाम ही लाते हैं ना, और अगर अवाम आपको लेकर आया तो अवाम बाकियों को भी लेकर आए। अगर अवाम की अक्सरियत इस वक्त आपके खिलाफ है तो वो भी तो अवाम की अदालत है, वो क्यों लोटोक्रेसी है, फिर वोट नहीं बिकते लेकिन ज़मीर बिकते हैं। ये मतलब आप पार्लियामेंट को भी सुप्रीम मानिए कि वो भी अवाम की नुमाइंदगी ही करती है, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सनत, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या ये उस वक्त इस आइन का ये पार्लियामेंट को नहीं होता कि जब हमारी तरफ से खड़ा होता था राजा रियाज, तो वहां से नारा लगता था नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, लोटा लोटा। जब नूर आलम खड़ा होता था तो वहां से नारा लगता था लोटे का। तो उस वक्त क्या होता था? हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो ये कहते हैं कि भाई सर आप कुछ नहीं कह रहे। अच्छा ठीक है सर। नहीं, हम तो ये कह रहे, आप अपने आप पर इतने कॉन्फिडेंट हैं, आप इतना सारा कुछ है, तो आपको तो एक देखें, राजा रियाज की बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं इन सबको मैं, क्योंकि मैं उसे उनका हिस्सेदार हूं, मैं उनके साथ बैठता हूं, मैं जो मालूम है, उन्हें पार्लिमानी सेक्रेटरीशिप दी गई थी, जिसको उन्होंने लेने से इनकार करके कहा कि मेरे जितने सलाहियतों वाला काबिल तरीन आदमी तो मिनिस्टर होना चाहिए, आप मुझे मिनिस्टर बनाए। वो पार्टी के चेयरमैन की सवाबदीद है कि वो किसको बनाता नहीं। तो पूरे एक साल के अंदर वो यही शिकायत करते रहे, नूर आलम साहब यही शिकायत करते रहे। मैं आपको अल्फन बात कर रहा हूं कि नूर आलम ने मुझसे ये कहा कि अगली दफा मैं इलेक्शन जो है इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, देखना चाहता हूं कि मेरी कितनी वर्थ है। तो वर्थ तो उनको 2013 में भी पता था कि 2013 में। अच्छा सर, ये जहांगीर खान तरीन साहब का चेंज ऑफ हार्ट सुन रहे हैं, ये आपके हक में जाती है बात, लेकिन उसके लिए बुज़दार साहब की कुर्बानी, ये तो हमने नहीं सोचा था कि ऐसा मुमकिन है। ऐसा मुमकिन है? क्या चीज आपकी आवाज कट रही है? मैंने कहा जब हम बात करते हैं बुज़दार माइनस बुज़दार की, जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं कि शायद उनको चेंज ऑफ हार्ट हो रहा है, शायद वो ये फैसला कर लें, अगर माइनस बुज़दार पे मान जाते हैं खान साहब, तो क्या माइनस बुज़दार वाली बात मुमकिन है सर? अच्छा देखिए, बात ये है जी कि हमारा कराची जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, उस वक्त भी बहुत सीनियर सियासतदान बैठे थे, उन्होंने भी अपने सबने अपनी राय दी है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर लोग मुतमईन ना हो, अगर अक्सरियत मुतमईन ना हो, तो चेंज करने का हक तो चेयरमैन के पास मौजूद है ना, पार्टी चेयरमैन के पास, तो प्राइम मिनिस्टर के पास हक तो मौजूद है। अब ये फैसला तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने करना है कि वो माइनस बुज़दार पर एग्री होते हैं कि नहीं होते। अच्छा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर अक्सरियत जो है वो ये क्या है कि जी इनको चेंज करके कोई दूसरा आदमी हम ले आते हैं, तो और उस पर वो गौर किया, तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अच्छा जहांगीर साहब, आखिर में सॉरी क्योंकि वक्त की कमी है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगी कि ये जो 3 काबीना के मेंबर्स की बात भी हो रही है, ये 14 जो सिंध हाउस में थे, इनके अलावा भी 9 लोग हैं, आप फिर भी कॉन्फिडेंट हैं कि अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी? और क्या 3 काबीना के वजीर, आप समझते हैं ये बात जो मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने की है दुरुस्त हो सकती है? नहीं हो सकती। मैंने आज प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की है सना, और मैंने जो उनका बॉडी लैंग्वेज और उनको वो देखा है, वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, और आप देखिएगा इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा, और फिर ये कि ये नो कॉन्फिडेंस भी नाकाम होगा, और हम इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि 2023 में अवाम की अदालत में जाएंगे तो वहाँ से भी सुरखरू होके आएंगे, और पहले से ज़्यादा बेहतर सीटों के साथ हम वापस आएंगे, और इंशाल्लाह इस मुल्क को सर्व करें। जहांगीर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सॉरी आपको वक्त थोड़ा कम दिया है मैंने, माजरत के साथ। आपको दोबारा आप अपनी पूरी बात कर सकेगा, लेकिन यहाँ पर वक्त की कमी है, यहाँ पर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल के प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। एतमाद दोनों तरफ बहाल है, अपोजिशन का भी हुकूमत का भी। होना क्या है आगे आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। आप हमारे साथ रहिए। वी विल सी यू टुमारो।